अच्छा, इसमें ये रेज्यूम फुल नेम ये वैसे फ्रंट एंड से तो नहीं भेजेगा, या अगर उससे हम इधर कॉमा लगाना है उससे कहें कि उसका फुल नेम भी दो, अगर वो उसका फुल नेम दे दे तो फुल नेम, या फिर उससे हम फाइल बेस पाथ ले लेते हैं। फाइल बेस के अलावा भी वो हो सकता है, तो सिर्फ हम पाथ लिख लेते हैं, रेज्यूम पाथ। इसमें वो असल में फाइल बेस का पाथ और फोल्डर देगा कि इस फोल्डर के अंदर ऐसे करके मैंने सेव की हुई है, क्योंकि फ्रंट एंड वाले ने पहले इसको फाइल बेस पर अपलोड करना है, फिर वो हमारे पास आएगी। तो ये चीज़ें हमें फ्रंट एंड से आएंगी। तो इसको देखते हुए हम डेटाबेस में एक टेबल बनाते हैं जिसके अंदर ये सारे कॉलम हों। तो डेटाबेस आपने इसके साथ कैसे लगानी होती है, यहाँ पर डॉट env की एक फाइल होती है। आपने वो डेटाबेस का नाम लिखना है, यूज़र नेम रूट लिखना है और पासवर्ड खाली छोड़ना है। और जो डेटाबेस आपको मैं ये सेंड भी कर दूंगा, वो डेटाबेस आपने यहाँ पर जो लारागोन है वहाँ पर इसको लगा लेनी, डेटाबेस में आना है यहाँ पर, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी है। क्या मसला है? ये क्या एरर आ गया, लोकल होस्ट क्यों नहीं ओपन कर रहा? अच्छा, वो लोकल होस्ट में जाकर ना आपने अपने वो बना लेनी है। वैसे ये स्टूडेंट एरर का लाइव का पड़ा है, जो लाइव इसका है डेटाबेस, उसी को हम ओपन करके देख लेते हैं। आपने ये लोकल होस्ट में जाकर यहाँ पर आपने फाइल में जाना है। फाइल में नहीं, यहाँ यहाँ इसके ऊपर आपने क्लिक करना, राइट क्लिक करना और यहाँ पर क्रिएट आ रहा है और डेटाबेस, वो डेटाबेस आपने बना लेना है। और फिर उसके ऊपर क्लिक करके आपने इंपोर्ट फाइल के ऊपर जाना है, वहाँ से लेट्स सपोज वो आपने बना दिया इस तरह का, ऐसे वो बन गया, इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ फाइल के ऊपर आना है और यहाँ से रन एसक्यूएल फाइल। तो आपने जो फाइल आपको भेजेंगे डेटाबेस वाली, वो आपने यहाँ पर चला देनी है, तो आपके पास वो इस तरह का सारा डेटाबेस बन जाएगा। इसमें ये देखो ऑलरेडी टेबल बने हुए हैं कैटेगरीज के, कोर्सेज के, और स्पेशलाइजेशंस के और यूज़र, ये तीन टेबल ऑलरेडी बने हुए हैं। और ये लाइव का है, असल में हमें चाहिए लोकल का, क्योंकि हम लोकल के साथ अभी काम कर रहे हैं। लोकल वाला ओपन हो जाना चाहिए। इसको इसको एक दफ़ा रीस्टार्ट कर लेते हैं, बंद करते हैं, इसको ही बंद करते हैं। दोबारा ओपन करते हैं इसको, यहाँ से भी एक दफ़ा एग्जिट करते हैं। यहाँ आते हैं लारागॉन, और अब स्टार्ट ऑल करते हैं। अब इसमें हम डेटाबेसेस में जाते हैं, लोकल होस्ट पर क्लिक करते हैं, ओपन करते हैं। हाँ, अब हो गया। तो यहाँ पर जो हमारे पास लोकल होस्ट के अंदर जो पड़ा है, ये स्टूडेंट के नाम का, इधर भी वही बनाया हुआ है। तो यहाँ पर अभी ये टेबल इतने हैं। तो एक और टेबल हमें चाहिए जिसके अंदर हम ये सारी चीज़ें बिकम इंस्ट्रक्टर वाली जो आनी है वो स्टोर कर सकें। तो उसके लिए माइग्रेशन बनाना पड़ती है, माइग्रेशन लिखना पड़ती होती है, और माइग्रेशन भी कमांड से बनाएंगे। इसको कंट्रोल सी किया मैंने और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ। अच्छा, एक दफ़ा इसको क्लियर करके ऊपर ले आते हैं। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ PHP आर्टिसन
मेक, और आगे माइग्रेशन, और आगे हमने वो टेबल का नाम लिखना होता है। क्रिएट, क्रिएट बिकम, टेबल का नाम कैसे करके लिखना है इसी तरह, बिकम अंडरस्कोर, बिकम इंस्ट्रक्टर टेबल, क्रिएट बिकम इंस्ट्रक्टर टेबल, बिकम इंस्ट्रक्टर का एक टेबल बना दो। तो यहाँ पर ये इसने वो टेबल बना दिया है। टेबल अभी नहीं बनाया, माइग्रेशन बना दी है। जब इसको माइग्रेट करेंगे तब टेबल बनेगा। अब हम अपने फाइल में जाते हैं कि आई कहाँ पर है। तो ये आती है जो हमारे मेन फोल्डर हैं उसमें। ये कंट्रोलर अभी हम बंद करते हैं, HTTP भी बंद करते हैं। इनमें डेटाबेस के नाम का एक ये फोल्डर है, ओपन में ही ऐप के साथ ही डेटाबेस के नाम का फोल्डर है। इसमें वो होती है माइग्रेशंस। तो यहाँ माइग्रेशंस में आएंगे, और ये नई माइग्रेशन बनी है। यहाँ पर हमने डेटाबेस का वो स्कीमा लिखना होता है। तो आप ऐसा करें, इसको किसी ऊपर वाले जो पहले स्कीमा बना हुआ है उसको आप यहाँ से कॉपी कर लें। उसका अप फंक्शन, दो फंक्शन होते हैं, अप और डाउन। तो अप फंक्शन में ज़्यादातर हम नॉर्मली काम करते हैं। यहाँ पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पर उसको हमने चेंज करना है अपने हिसाब से, कि हमारे टेबल का नाम है बिकम, बिकम इंस्ट्रक्टर। ये हमारे टेबल का नाम है। और टेबल में ये तो सब में आती है कि उसकी जो आईडी है। आगे जो नेम है ये क्या है, ये हमारे पास हम पोस्टमैन से चेक करेंगे जो जो हमने फील्ड लेनी है इस तरह की। फुल नेम हमें चाहिए, तो यहाँ पर हम लिख देंगे फुल नेम। और ये देखो ये स्ट्रिंग में है, ठीक है। उसके बाद और हमें क्या चीज़ चाहिए, फुल नेम के बाद ईमेल, ईमेल भी स्ट्रिंग में ही होनी चाहिए। तो ईमेल ये टेक्स्ट की फॉर्म में मुझे नहीं चाहिए, ये टेक्स्ट की फॉर्म में नहीं चाहिए। ये ऊपर वाली को ही मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ ईमेल। और नेक्स्ट हमें क्या चीज़ चाहिए, अब इसमें से फ़ोन, ये भी स्ट्रिंग की फॉर्म में ही चाहिए। कॉपी किया, इसी ऊपर वाली को कॉपी करके यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फ़ोन। और फिर इसको एक और कॉपी बना लेते हैं जिसमें हम लिखेंगे कंट्री। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं फ़ोन के नीचे यहाँ पर कंट्री। और उसके बाद तीसरी हमारे पास क्या चीज़ है, चौथी पांचवी, ये रेज्यूम यूआरएल, जो कि PDF फॉर्म में उसका यूआरएल होगा। ये फायरबेस से मिलेगा, फ्रंट एंड वाला देगा हमें। रेज्यूम पाथ, ये भी वो फायरबेस का, ये जो भी उसका S3 का होगा, या जो भी उसका पाथ होगा वो हम यहाँ रेज्यूम पाथ है यहाँ लगा देंगे। ये देखो इसमें भी उसने इमेज पाथ लिखा हुआ है। तो रेज्यूम पाथ हमने ठीक है सही कर दिया, ये मिटा देते हैं। अब ये जो इसका स्टेटस है ये हम रहने देते हैं, कि जब किसी बिकॉम इंस्ट्रक्टर के पास की हमारे पास एप्लीकेशन आई है, तो उसका स्टेटस जो है ना वो हम पहले अनअप्रूव्ड रखेंगे। फिर जब उसको अप्रूव कर देंगे तो फिर उसको अप्रूव्ड लगा देंगे, या देख लेंगे कि क्या हमने स्टेटस इसका रखना है, कि पहले वह हमारा इंस्ट्रक्टर बना है या नहीं बना, या अभी रिस्पॉन्स अभी सिर्फ रेज्यूम में आई है। वो स्टेटस हम डिसाइड कर लेंगे कि क्या क्या होने चाहिए, कि पेंडिंग रेज्यूम, या स्टार्ट में पेंडिंग रेज्यूम आ जाए, फिर उसके बाद रेज्यूम शॉर्ट लिस्टेड, फिर उसके बाद अगर वो अप्रूव हो गया है तो इंस्ट्रक्टर का स्टेटस उसको दे दें। तो वो बाद में चेंज कर लेंगे कि क्या क्या स्टेटस होना चाहिए। फिलहाल इसका स्टेटस, इसको हम बाय डिफॉल्ट नल लेबर रख लेते हैं, कि अगर ये उसको फ्रंट एंड से ना भी भेजे तो खैर है, नल लेबर रख लेते हैं। बाकी सारी चीज़ें हमें, वो कह रहा है कि रिक्वायर्ड हैं। इसमें क्या हमारे पास फ्रंट एंड पर भी ये सारी चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी, नेम आना चाहिए, ईमेल आना चाहिए, फ़ोन आना चाहिए, कंट्री भी आनी चाहिए, हाँ सारी रिक्वायर्ड है।
सारी आएंगी तो फिर हम आगे प्रोसेस उसको करेंगे। तो ये बन गया है जी इसका टेबल का स्कीमा बना दिया है कि इसमें ये टेबल होगा। और इसमें ये टाइम स्टैम्प है, ये ऑटोमेटिक उसमें क्रिएटेड एट और अपडेटेड एट लगा देगा साथ। क्रिएटेड एट का एक कॉलम बन जाएगा और अपडेटेड एट का कॉलम बन जाएगा इसकी वजह से। लारावेल का बाय डिफॉल्ट है। उसके बाद डाउन फंक्शन नीचे वाला देख लेते हैं कि कैसे है इसको। ओहो, इसका भी नहीं लिखा हुआ, ये सब का होना चाहिए। यहाँ पर इसका नॉर्मली लिखा हुआ होता है जो बाय डिफॉल्ट होता है। कह रहा है कि अगर वो एग्जिस्ट कर रहा है तो उसको ड्रॉप कर देना। डाउन फंक्शन में सिर्फ एक ही लाइन ये लिखनी होती है कि जब भी वो माइग्रेट फ्रेश की कमांड चलाते हैं, जो कि नहीं चलानी होती। कह रहा है कि अगर वो टेबल एग्जिस्ट कर रहा हो तो उसको डिलीट कर दो। तो ये डाउन फंक्शन का ये काम होता है, ये सब में ही नीचे लिखना होती है बिकम इंस्ट्रक्टर की। तो अब ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम इसको कहते हैं PHP आर्टिसन माइग्रेट। PHP आर्टिसन माइग्रेट। तो अब ये उसने टेबल अब बना दिया है। पहले माइग्रेशन बनी है, उसके अंदर स्कीमा हमने लिखा है कि क्या क्या कॉलम होने चाहिए, और फिर उसने टेबल बना दिया। अब चेक कर लेते हैं हम अपने डेटाबेस में, इसको रिफ्रेश करते हैं और ये देखें यहाँ पर ये भी कम इंस्ट्रक्टर का टेबल बन गया। इसको ओपन करके देख लेते हैं। इसमें ये देखो फुल नेम है, ईमेल है, फ़ोन नंबर है, कंट्री है, रेज्यूम यूआरएल है, रेज्यूम पाथ है, स्टेटस है। और ये देखो स्टेटस के साथ उसने ऑटोमेटिक नल लेबल लगा दिया, अलाउ नल लगा दिया, नल लेबल है। और ये क्रिएटेड एट और अपडेटेड एट के ये कॉलम बन गए हैं। अब नेक्स्ट हमारा काम है कि जो डाटा हम फ्रंट एंड से भेजें उसको सेव करना। तो हमने अपने वो कंट्रोलर में अब आ जाना है, जो बिकम इंस्ट्रक्टर वाला कंट्रोलर था। इसमें एक ये भी है कि रिक्वेस्ट के अंदर जो भी चीज़ें आ रही हैं उस सारे को आप सेव करवा दो। तो सेव करवाने के लिए एक चीज़ बनाई जाती है जो डेटाबेस को डील करती है, वो होता है मॉडल। तो तीसरी चीज़ अब बता रहा हूँ कि मॉडल होता है वो। तो मॉडल बनाना पड़ता होता है हमें। तो यहाँ पर हम लिखेंगे PHP आर्टिसन में एक मॉडल, और आगे मॉडल का नाम बिकम कम बिकम इंस्ट्रक्टर। ये बिकम INSTRUC इंस्ट्रक्टर, हाँ बिकम इंस्ट्रक्टर का मॉडल इसके ऊपर क्लिक किया और ये मॉडल इसने हमें बना के दे दिया। यहाँ पर चेक करते हैं कहाँ पर आया है। तो इधर ये आता है जी, ये मॉडल्स का फोल्डर है। तो यहाँ मॉडल्स में आएगा और यहाँ ये देखो बिकम इंस्ट्रक्टर का मॉडल उसने बना के दे दिया और इसमें सिर्फ ये चीज़ लिखी हुई है। अब नॉर्मली जो हमने ये पहले मॉडल बनाए हुए हैं कैटेगरी के, तो कैटेगरी के नाम का मॉडल है। और इसका जो टेबल है वो कैटेगरीज है, प्लूरल है। तो ये उसको ऑटोमेटिक फेच कर लेगा कि इसका टेबल कैटेगरीज है। कोर्स के नाम का मॉडल है तो ये इसको कोर्सेज के नाम का टेबल ऑटोमेटिक वो ले लेगा। स्पेशलाइजेशन है तो स्पेशलाइजेशंस के नाम का होगा, यूजर है तो यूजर्स के नाम का होगा। अब क्योंकि बिकम इंस्ट्रक्टर के नाम का मॉडल है तो इसने ढूंढना है बिकम इंस्ट्रक्टर्स, और उस तरह का हमारे पास टेबल है नहीं। तो हमें स्पेसिफिकली इसको बताना पड़ेगा कि जो आपका टेबल है ना, वो आपने इस नाम का है। आपका टेबल किस नाम का है? बिकम अंडरस्कोर है, बिकम इंस्ट्रक्टर, ऐसा ही है ना? टेबल से देख लेते हैं बैकएंड से, या माइग्रेशन से भी पता चल जाता है कि किस नाम का हमने बनाया है। ये माइग्रेशन है तो इस नाम का बनाया है, अंडरस्कोर नहीं है। वैसे दूसरी ही है तो डेटाबेस के अंदर हाँ इसी नाम का उसने बना दिया है। हालांकि होता वो ये देखो बाकियों का तरीकेकार ये है कि अंडरस्कोर के साथ ही है, तो हमें भी अंडरस्कोर में ही बनाना था। तो इसको अंडरस्कोर के साथ चेंज कर लेते हैं। अब इसमें मसला ये होगा कि वो कहेगा कि ऑलरेडी ये वाली माइग्रेशन तो मैंने बना दी हुई है, तो आप दोबारा नहीं बना सकते, वो कहेगा।
लेकिन उसका हल है हमारे पास। तो अच्छा नेम चेंज स्टेप। करना पड़ेगा। हाँ, क्या बोला है? तो उसका नेम चेंज करना पड़ेगा क्या, कि मतलब जिस नेम से हमने पहले माइग्रेशन बनाई है, हाँ ये देखो, वो तो वही जिस है ना। नेम से माइग्रेशन पहले बनाई थी, तो उस सेम उसी नेम की नहीं बना सकते दोबारा? नहीं, दोबारा नहीं बना सकते। वो कह रहा माइग्रेट, नथिंग टू माइग्रेट, वो कोई माइग्रेशन उसने क्रिएट नहीं की, क्योंकि उसको उस नाम की माइग्रेशन डेटाबेस के अंदर मिल जाती है। हाँ। यहाँ पर माइग्रेशंस का एक टेबल होता है, माइग्रेशंस का। इसके डेटा में जाएं यहाँ से, और ये देखो बिकम इंस्ट्रक्टर के नाम की माइग्रेशन उसके पास रिकॉर्ड में सेव है, तो इसको यहाँ से डिलीट कर दो जरा, ताकि वो दोबारा से उसको माइग्रेट करे। हाँ, अब दोबारा से माइग्रेट करेंगे। तो अब ये देखो, ये इसने माइग्रेशन अब बनाई है, और अब टेबल का नाम भी उसने चेंज कर दिया होगा। इसको रिफ्रेश करते हैं जरा। ये क्या, टेबल का नाम क्यों नहीं चेंज किया? बिकम इंस्ट्रक्टर, रिफ्रेश, रिफ्रेश करें। हाँ, दो बना दिए। ये पहले का वो मौजूद रहा है, ये वाला हमें टेबल नहीं चाहिए, और ये नीचे उसने वो बना दिया ये वाला। अब क्योंकि यहाँ पर हमारा वो डाउन में भी हमने इसको ऐसे लिखा हुआ होने। डाउन में क्या किया हुआ है, ये देखो इस तरह का। तो इसको भी ऐसे कर लेते हैं, बिकम इंस्ट्रक्टर। तो टेबल भी बना था, वो टेबल भी डिलीट कर दिया था, और अब ये नया टेबल उसने बना दिया इस नाम से, इस नाम से। और इसके, हाँ, इसको अब डबल क्लिक करें, तो ये चीज़ें वही हैं। तो मॉडल को हम बता रहे थे कि आपका जो टेबल है वो ये है, बीकॉम इंस्ट्रक्टर के नाम का आपका टेबल है। तो अब इस मॉडल को हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। उस मॉडल को कॉल करना होता है, क्या नाम है उसका, बीकॉम इंस्ट्रक्टर। ये आ भी रहा है नीचे, बीकॉम इंस्ट्रक्टर मॉडल्स। यहाँ इसके ऊपर क्लिक किया, और इसको मैंने कह दिया कि क्रिएट करो, आप क्रिएट करो। यानी कि आप एक रॉ बना दो, एक मॉडल बना दो, एक नया अपना ऑब्जेक्ट बना दो, एक नई एंट्री क्रिएट कर दो, और उसमें जो डाटा है वो ये है आपके पास। ऑल रिक्वेस्ट, ऑल रिक्वेस्ट में जो भी डाटा आ रहा है वो आपको दिया जाता है। आप उस डाटा को देखते हुए एक एंट्री क्रिएट कर दो, और जो जवाब आए क्रिएट करने का वो आप इसमें सेव कर दो। बिकम, ज़रूरी है कि हम ये ऐसे ही नाम रखें, चेंज भी कर सकते हैं। बिकम इंस्ट्रक्टर के वेरिएबल में उसको स्टोर करवा दो, और रिटर्न उसी को करवा दो जो आपने सेव करवाना है। बिकम इंस्ट्रक्टर के वेरिएबल के अंदर उसको, जवाब को आप रिटर्न करवा देना सेव करवाने के बाद। तो अब हम इसको फ्रंट एंड से हिट करके देखते हैं। ये भी कुछ लिख लेते हैं। स्टेटस नॉलेबल था, हाँ, इसे इधर से ना भी भेजें तो वो नॉलेबल ही, वो नल रहेगा। बाद में हम उसको अपने हिसाब से चेंज कर लेंगे। तो अब हम एपीआई को हिट करें, तो देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आता है। ओहो, वो कह रहा है कि खाली रिस्पॉन्स आपने उसको सेंड नहीं कर सकते, क्या रीज़न हो सकती? ये चल नहीं रहा सर्वर हमारा, तो इसको चलाना पड़ता होता है PHP आर्टिसन सर्व की कमांड से। क्लियर करके ऊपर ले आते हैं PHP आर्टिसन सर्व। ये चल रहा होगा, फिर हम एपीआई हिट कर सकते हैं। तो अब इसको दोबारा एपीआई हिट की। अच्छा, अब इसमें एक और मसला है कि इस तरह इकट्ठे को आप, वो कहता है कि नहीं कर सकते होते सेव डेटाबेस के अंदर, सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। तो इसको बताना पड़ता है कि आप जो है ना, गार्डेड मॉडल को बताना पड़ता है, डॉलर प्रोटेक्टेड, डॉलर गार्डेड। आपने सिर्फ गार्ड करना है आईडी को,
मतलब कि आईडी को, जो टेबल की आईडी होती है, मतलब कि हर रो की जो आईडी होती है, वो तो कोई बंदा फ्रंट एंड से ये वाली सेव ना करवा सके, क्योंकि ये ऑटो इंक्रीमेंट होती है और ये टेबल खुद लगाता है। तो ये सेव ना हो सके, बाकी सारा सेव हो जाए। तो ये एरर था। तो इसको मैंने कर दिया कि गार्डेड, सिर्फ आईडी, आईडी को आपने गार्ड करना है, उसकी हिफाजत करनी, उसको सेव नहीं होने देना फ्रंट एंड से, बाकियों को होने देना है, बाकी फील्ड्स को। तो उसने लिखा था फिल लेबल प्रॉपर्टी। एक और मेथड भी है फिल लेबल में, हम फिर वो सारे कॉलम्स का नाम लिखना पड़ता है, प्रोटेक्टेड फिल लेबल। और इस एरे में वो सारे कॉलम्स का नाम लिखना पड़ता है, कि जो जो आप फिल लेबल बनाना चाहते हैं, मतलब जिनकी वैल्यूज सेव करवाना चाहते हैं फ्रंट एंड से इकट्ठी। तो उसका फिर अल्टरनेटिव है कि गार्डेड, गार्डेड में आपने वो लिखनी होती हैं जिसको आप सेव नहीं करवाना चाहते फ्रंट एंड से, बैक एंड से वो हो सकती है। तो अब दोबारा से हम इसको एपीआई को हिट करेंगे, और ये देखें, ये उसने रिटर्न कर दिया हमें। उसने कहा कि ये इसकी आईडी ये है जो कि बैकएंड से बनी है, क्रिएटेड एट ये है, पाथ उसका ये है, यूआरएल ये है, कंट्री ये, मोबाइल ये वो। तो इसने सेव करने के बाद ये रिटर्न करवा दिया। तो हम डेटाबेस में जाकर चेक कर लेते हैं कि सेव हुआ है या नहीं हुआ। इसको रिफ्रेश करेंगे और इसके डाटा में जाएंगे। ये रहा इसका डाटा, और ये देखें डेटाबेस के अंदर एंट्री क्रिएट हो चुकी है, और स्टेटस बाय डिफॉल्ट नल है, तो नल आ रहा है। तो इसी तरह अगर कोई और बंदा लिखता है, वो कहता है कि एली 2 है, एली 2 के साथ है। अब ये फ्रंट एंड से जब एपीआई हिट होगी, ये वाली बिकम इंस्ट्रक्टर, और ये इन फील्ड्स के साथ वो ये फील्ड्स वो हमें पास करेगा, ये सेम यही फील्ड्स होनी चाहिए, यही नाम होने चाहिए, क्योंकि बैकएंड पर इसका जो कॉलम्स के नाम है वो यही हैं, तो फ्रंट एंड वाले को इसी नामों के साथ इसको भेजना पड़ेगा। तो इसको हम सेव भी कर लेते हैं वैसे यहाँ पर, ताकि हम फ्रंट एंड वाले को दे सकें कि आपने इस तरीके से इसको भेजना है डाटा। तो एली 2 को अब मैं सेव कर रहा हूँ, ये रिटर्न करेगा। ये देखें, अब एली 2 उसने रिटर्न किया और आईडी 2 है। बैकएंड पर जाकर डेटाबेस में देखें, तो ये देखें, ये एली 2 के नाम से और आईडी 2 के साथ सेव हो गया। इसी तरह एली 2 के बाद एली 3 भी आप कर सकते हैं। तो ये एली 3 के साथ, वो 3 आईडी के साथ आगे सेव होता जाएगा। इसको रिफ्रेश करके देखेंगे तो ये सेव हो गया। अब नेक्स्ट काम ये हो सकता है कि ऐसी एपीआई बना कर दें हम, जिसमें वो सारे जो है, सारी बिकम इंस्ट्रक्टर की जो रिक्वेस्टें हैं, वो हम फ्रंट एंड पर शो करवा सकें। तो एक और हम फंक्शन बना लेते हैं, इसी को कॉपी कर लेते हैं। जो वो चीज़ें रिटर्न करता है, नॉर्मली हम उसको बोलते हैं इंडेक्स फंक्शन, जिसने वो सारी बिकम इंस्ट्रक्टर की रिक्वेस्टें रिटर्न करनी होती हैं। तो इसमें हम इसको मॉडल के जरिए ही कहेंगे कि ये फंक्शन बनाया इतना, यहाँ से लेकर इतना ही फंक्शन है, इंडेक्स फंक्शन। अब हम कहेंगे बिकम इंस्ट्रक्टर वाले मॉडल को कहेंगे, बिकम इंस्ट्रक्टर वाले मॉडल को कहेंगे कि आप सारी, ऑल, ऑल का मतलब है सारी, सारी जो आपके पास रिक्वेस्टें आई पड़ी हैं टेबल के अंदर, वो आप मुझे दे दो इस वेरिएबल के अंदर, बिकम इंस्ट्रक्टर रिक्वेस्ट्स, इस टेबल, इस वेरिएबल के अंदर दे दो। और ये मैं जो भी इसको हिट करेगा बंदा फ्रंट एंड से, उसको रिटर्न करवा देंगे बिकम इंस्ट्रक्टर। और ये अब रिक्वेस्ट में हम डाटा क्योंकि ले नहीं रहे, सिर्फ वो हिट करेगा और हम उसको रिटर्न करवा देंगे। तो इसकी एपीआई कैसे हम बनाएंगे उधर, इसका जो API.php है, किधर है वो, हट जाओ, कैटेगरी कंट्रोलर ये नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, वो ये है API.php। अब यहाँ पर हमने शो करवानी है, तो एक राउट बनाएंगे हम गेट का, क्योंकि अब हमने डाटा भेजना नहीं है बल्कि शो करवाना है, रिटर्न मतलब के
बैकएंड से, बैकएंड पर डाटा आना नहीं है, बल्कि सिर्फ हमने लेना है, तो इसको हम बनाएंगे गेट मेथड की। और यहाँ से बिकम इंस्ट्रक्टर रिक्वेस्ट। हाँ, अगर ये एपीआई बन गई बिकम इंस्ट्रक्टर रिक्वेस्ट, कोई अगर इसको हिट करेगा तो वो आएगा कौन से फंक्शन पर, इंडेक्स पर आए। और इंडेक्स फंक्शन क्या करेगा, यहाँ से इंडेक्स फंक्शन उसको बिकम इंस्ट्रक्टर के अंदर जो भी टेबल के अंदर रिक्वेस्ट हैं पड़ी वो सारी रिटर्न करवा देगा। अब इस एपीआई को हम हिट करके देख लेते हैं। यहाँ पोस्टमैन में आएंगे, एक और एपीआई हम बना लेते हैं यहाँ से। इसको डुप्लीकेट नहीं हो सकती क्या ये, उधर से वो इसका दूसरा कॉपी कर लेते हैं, फ्रंट ये वाला इतना, इसका यहाँ से कॉपी किया और इससे पहले पेस्ट कर दिया। और इसको सेव भी कर लेते हैं ताकि बाद में इस्तेमाल कर सकें हम। ये देखें स्टूडेंट एरा एपीआई के अंदर सेव हो रही है। तो अब रिक्वेस्ट ने सिर्फ ये हिट करनी है, जैसे कोर्सेज वाली हिट होती है ना, तो इस तरह ये वाली भी रिक्वेस्ट फ्रंट एंड से हिट होगी इस तरीके से, और इसको रिस्पॉन्स ये वाला मिलेगा। ये देखें ये सारी रिक्वेस्ट हैं जितनी भी ये उसके बिकॉम इंस्ट्रक्टर की पड़ी हैं, वो सारी इस तरह की उसकी डिटेल फ्रंट एंड पर भेज दी जाएगी, और फ्रंट एंड पर इसको शो करवा लिया जाएगा कि इतनी रिक्वेस्टें हैं और उनका स्टेटस अभी मतलब कि अनअप्रूव्ड है। अगर नल है तो अनअप्रूव्ड कर देंगे, फिर वो एडमिन उसको अप्रूव करेगा तो उसका स्टेटस अप्रूव हो जाएगा और वो इंस्ट्रक्टर बन जाएगा प्रॉपर। तो इस तरह ये गेट की रिक्वेस्ट है, गेट में इस तरीके से आप भेज सकते हैं। बाद दफ़ा आप ये टाइम नहीं भेजना चाहते होते तो उसको फिर हिडन में, आप उसके मॉडल में हिडन के अंदर लिख लेते हैं। यहाँ पर ये बिकम इंस्ट्रक्टर वाला मॉडल है ना, तो यहाँ पर आप जो एट्रीब्यूट्स वापस नहीं भेजना चाहते, प्रोटेक्टेड हिडन, यहाँ पर आपने वो लिख देनी होती हैं कि आप ये कॉलम एपीआई के जरिए से वापस नहीं भेजना चाहते हैं। तो लेट्स सपोज अपडेटेड, अपडेटेड एट में नहीं भेजना चाहता या क्रिएटेड एट नहीं भेजना चाहता, क्रिएटेड एट वाला कॉलम, अच्छा ये दोनों ही फर्ज करें मैं नहीं भेजना चाहता फिलहाल के लिए। क्रिएटेड एट और अपडेटेड एट का जो है, जो कॉलम है वो मैं नहीं भेजना चाहता रिटर्न में इसको वापस। तो इसको दोबारा से हिट करके देखते हैं। अब ये देखें वो क्रिएटेड एट और अपडेटेड एट के कॉलम नहीं आए हैं। तो जो जो आप भेजना चाहते हैं वो आप पूरे उसके मॉडल में भी लिख सकते हैं, और कंट्रोलर में भी हम उसको चेक कर सकते हैं कि सिर्फ ये फील्ड्स आप भेजो। तो नॉर्मली ये हम भेजेंगे ताकि उसका रिकॉर्ड हम फ्रंट एंड पर शो करवा सकें कि ये कब रिक्वेस्ट आई है, तो ये भेजना पड़ेगी हमें फ्रंट एंड पर। और इसमें जब डिलीट करवाने का होगा, डिलीट करने की एपीआई, तो उसके लिए हम इसको एक मेथड बनाएंगे डिलीट का। और यहाँ लिखेंगे डिलीट। डिलीट क्यों करनी है वैसे रिक्वेस्ट हमने, ये जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तब हम इसको यूज़ कर लेंगे। अभी एक दफ़ा बना कर देख लेते हैं कि जब डिलीट भी करनी हो तो कैसे करते हैं। तो डिलीट करने के लिए हमें उसकी आईडी चाहिए कि किस आईडी को आपने डिलीट करना है। तो आईडी वो लेगा, फ्रंट एंड से आईडी भी भेजेगा कि ये वाली आईडी रिक्वेस्ट जो है वो आपने डिलीट करनी है। तो हम इस बिकॉम इंस्ट्रक्टर वाले मॉडल को कहेंगे, बिकॉम इंस्ट्रक्टर वाले मॉडल को कहेंगे कि बिकॉम इंस्ट्रक्टर वाले मॉडल आप डिलीट कर दो या डिस्ट्रॉय कर दो इस आईडी को जो वो फ्रंट एंड से भेजेगा। उस आईडी को डिस्ट्रॉय कर दो, और उसका जो रिस्पॉन्स है अगर डिस्ट्रॉय हो गया है तो डेल के वेरिएबल में हम उसको स्टोर करवा लेते हैं और रिटर्न करवा लेते हैं ये रिटर्न डेल।
ये डेल में 1 और 0 आएगा, अगर डिलीट हो गया तो 1 आएगा, अगर डिलीट नहीं हुआ तो 0 जाएगा। उसके हिसाब से हम फ्रंट एंड पर उसको देख लेंगे कि ये डिलीट हुआ है या नहीं हुआ। अब इसकी जो एपीआई बनानी है वो ऐसे बनाएंगे कि इसके गेट मेथड की ही बना सकते हैं या फिर डिलीट की बना सकते हैं। मेथड गेट में भी बना सकते हैं, डिलीट में भी बना सकते हैं, तो डिलीट में हम बनाते हैं। क्योंकि गूगल असल में गूगल जो है वो क्या करता है कि वो गेट की एपीआईज को बहुत ज्यादा अपने क्रॉलर उसके कॉल करते हैं। तो अगर वो उस गेट की एपीआई में हमने कोई डिलीट वाली भी डाली होगी तो हो सकता है वो गलती से हमारा सारा डाटा डिस्ट्रॉय ना कर दें। तो इसलिए डिलीट का मेथड ही हमने बनाया है, ताकि गूगल ने डिलीट का तो बिल्कुल ही यूज नहीं करना होता उसके क्रॉलर ने। बिकम इंस्ट्रक्टर, बिकम इंस्ट्रक्टर की बजाय वो होगा रिमूव इंस्ट्रक्टर। रिमूव इंस्ट्रक्टर और साथ में देगा आईडी। रिमूव इंस्ट्रक्टर और साथ में वो आप भेजेगा आईडी। हाँ जी बोलें। ये डिलीट वाले में क्यों लिखते हैं? क्या बोला है? डिलीट वाले में क्यों रख रहे हैं हम? डिलीट का मेथड होना चाहिए ताकि जो ये गेट भी, यहाँ गेट भी लिखेंगे फिर भी चल जाएगा, लेकिन डिलीट इसलिए लिख रहे हैं ताकि गूगल कंफ्यूज ना हो कि वो गेट के मेथड गूगल के जो क्रॉलर होते हैं वेबसाइट पर, जब उसका क्रॉलर हमारी वेबसाइट को क्रॉलिंग करते हैं, चेक करते हैं कि इसमें क्या क्या है, तो गेट के मेथड को कॉल करते हैं सारे। तो गेट के मेथड में अगर वो डिलीट का भी पड़ा होगा जो जिसने डिलीट करना है, तो वो हो सकता है हमारा डाटा भी डिलीट हो जाए। लेकिन जब स्पेसिफिक हम कर देंगे कि डिलीट का मेथड ही है जिसने डिलीट करना है, तो वो गूगल का क्रॉलर जो है वो डिलीट के मेथड को कॉल नहीं करते हैं, उन्हें पता होता है कि इससे डाटा डिलीट होता है। और फंक्शन का नाम हमने क्या बनाया है, अब ये बिकम इंस्ट्रक्टर में डिलीट का ही फंक्शन बनाया है, तो यही हम इधर इसको दे देंगे। इंडेक्स की बजाय अब आएगा डिलीट। और रिमूव इंस्ट्रक्टर में आईडी इसकी जो है, जो भी आईडी उसको देंगे वो आईडी यहाँ यहाँ पर उसी वेरिएबल के जरिए हम आईडी एक्सेस कर लेंगे। यहाँ वेरिएबल का नाम और लिखेंगे, अगर कोई और लिखेंगे तो यहाँ पर भी वही लिखना पड़ेगा, वेरिएबल का नाम डॉलर लगाकर। और ये इसको डिलीट कर देगा और रिटर्न में 1 या 2 कर देगा। तो ये रिमूव इंस्ट्रक्टर वाली एपीआई अब बन गई है, इसको अब हम हिट करते हैं फ्रंट एंड से। हम जो 2 नंबर वाली आईडी है उसको डिलीट करते हैं। तो इसकी एक नई हम टैब बनाते हैं यहाँ पर। इसका जो फ्रंट है बेस यूआरएल वो हम यहाँ से उठा कर ले आते हैं, और ये रिएक्ट वाला भी इसको डिलीट के मेथड के जरिए ही वो कॉल करेगा। रिमूव इंस्ट्रक्टर स्लैश आईडी, ये 2 आईडी देनी है। और मेथड क्या रखना है? मेथड हमने रखना है डिलीट। और इसको अब हिट करते हैं, तो ये देखें 1 उसने रिटर्न किया, इसका मतलब है उसने डिलीट कर दिया है। 0 रिटर्न करें तो इसका मतलब है डिलीट करने में एरर आया है। तो यहाँ से अब डेटाबेस में हम चेक करते हैं कि ये 2 वाला है या नहीं, तो रिफ्रेश करेंगे। ये देखें 2 वाला अब उसने डिलीट कर दिया। अब इस एपीआई को दोबारा हिट करें 2 के साथ ही, अब 2 वाला उसको मिलना नहीं है, तो ये देखो उसने रिटर्न 0 किया है कि नहीं डिलीट हुआ उससे, क्योंकि उसको मिला नहीं है असल में, तो वो डिलीट वाला फंक्शन नहीं सही चला। तो इस तरीके से डिलीट की एपीआई हम बना सकते हैं। तो नेक्स्ट हम बाद में देखेंगे अपडेट की कैसे बनानी है। और हाँ, ये 3 हमने बना ली हैं वैसे अभी, डिलीट की, गेट की और पोस्ट की। तो बाकी 1 2 और अपडेट की मेनली ज़्यादा यूज़ होती है, तो वो भी देखेंगे कि जब हमने कोई चीज़ अपडेट करनी है फ्रंट एंड से तो वो कैसे करेंगे। तो ये बिकम इंस्ट्रक्टर वाला हमारा एपीआई कंप्लीट होगी, इसको आप फ्रंट एंड से पोस्ट करके इसका डाटा सेव करवाएंगी बैकएंड के अंदर, और पोस्टमैन से आप चेक भी कर सकते हैं कि आपका वो सेव हो रहा है डेटाबेस में या नहीं हो रहा गेट की एपीआई से। और गेट की एपीआई आपको बता दी है कि वो ये है बिकम इंस्ट्रक्टर वाली, बिकम इंस्ट्रक्टर रिक्वेस्ट्स वाली। तो उससे आपको सारे इंस्ट्रक्टर आ जाते हैं।
तो इस तरीके से बैकएंड पर हम ये देखो कितनी वो क्यूरीज अब नहीं लिखना पड़ी हैं अभी हमें, सिर्फ ये सिंपल से मेथड लिखते हैं और वो कर देता है। अगर रा एसक्यूएल में लिखना पड़ता तो ये बहुत है, ये छोटी छोटी क्यूरी भी काफी लंबी लंबी क्यूरी बन जाती हैं। तो ये चीज़ है, इसमें कोई बात पूछनी है तो पूछ लें अभी।